तो अभी जस्टिफाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, फिर से आगे वापस वही स्लाइड्स पे अभी जस्टिफाई क्लासेस पढ़े और आगे बढ़े। एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ अच्छे से देख रखा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बिल्कुल अच्छे से देख रखा है। जिन लोगों ने नहीं देख रखा है पुरानी वीडियो पे जाओ, वहाँ पर जो है यूट्यूब पे सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। और ये रहा सिक्योरिटी लग गया, याद दिला देते हो थोड़ा बहुत इधर उधर करके कि सर सिक्योरिटी लगाना भूल गए थे, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट। जिस किसी को भी डाउट होगा ना लास्ट में मुझसे पूछ लेना, लास्ट में कोई दिक्कत उक्कत होगा तो लास्ट में। और फिलहाल के लिए जो है सब लोग एक टू बैक सिर्फ सुनते जाओ और बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखो ये कुछ लेक्चर्स जो थे मैंने इनके बारे में पुराने लेक्चर्स में यानी पिछले संडे को ही मैंने इसके बारे में बताया था, बट नेटवर्क इशूज के नाते वो चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई। कुछ लास्ट का टॉपिक भी रह गया था जिसे मैंने टेलीग्राम पर बता दिया था। जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो मोस्ट वेलकम दोबारा से आपका यहाँ पर है, क्योंकि एक बार जो है हमें ये चीज़ रिविजन करने को मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं देख रखा था वो तो पढ़ ही लो भैया है। तो आओ देखते हैं किडनी। यहाँ पर हम देखते हैं किडनी। इसको एक वीडियो जो अभी जस्ट मैंने अपलोड किया है वहाँ पर मैंने बिना इन स्लाइड्स के उसको समझाया है अच्छे से, लेकिन अब यहाँ पर स्लाइड्स को लेकर के समझाऊंगा। तो जो कोई भी नया जुड़ेगा वो ये मत सोचना कि जो है मैं सिर्फ स्लाइड देख देख के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार इसको समझा दिया है ना बच्चों? समझाया है कि नहीं, जल्दी बताओ। आज का जो लेक्चर है वो उसमें जो लोग लाइव रहे होंगे उन लोगों को मैंने समझा रखा है। अच्छा, तो ठीक है, आओ देखते हैं क्या है आज हमारे इस लेक्चर में। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो कह रहे हैं किडनी, कह रहे हैं किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कह रहे हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। ह्यूमंस में ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, जिसको हम लोग तीन पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है कि रीनल कॉर्टेक्स, ये क्या है, आउटर लेयर, मतलब समझ लो अगर मैं इसको शुरू से रिलेट करूं तो वो आम है, आम उसके भी बताया था मैंने। आम जो है ना, आम के ऊपर का लेयर जो है उसको हम लोग समझ लो आउटर लेयर, जिसे हम बोल रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद में हम बोल रहे हैं दूसरा जो इसका उसके सेकंड वाला है रीनल मेडुला, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लेयर, सेकंड हुआ। थर्ड वाला है रीनल पेल्विस, ये क्या है, इसी में जाकर के हमारा यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको थोड़ा सा एक दूसरे डायग्राम से। और यहाँ पर पेन का जो है डॉट्स काफी छोटा सा है हो गया है, पता नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, एक मिनट। साइज जो है ना पेन वाली छोटी हो गई है। चलो ये तो कुछ बड़ा मिला, बट ये पेन नहीं है भाई, हैं। चलो आप ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अगले पे देखिए, देखिए यही मैंने आप लोगों को बताया। आवाज वगैरह सब क्लियर है? एक बार बीच में जो है थम्स अप वगैरह करके अपनी प्रेजेंस को बताते रहा करो कि हाँ सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो जिससे मैं भी जानता रहूँ कि हाँ हाँ सब लोग कनेक्ट हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यही चीज जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, वही एक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, किडनी। किडनी को हम तीन पार्ट में बांट करके पढ़ रहे हैं। पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, रीनल कॉर्टेक्स। ये देखिए बिल्कुल बाहर बाहर का लेयर जो है इसका है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। पेन का चलिए, ये देखिए बिल्कुल बाहर बाहर का जो कॉर्टेक्स लिखा है ना आपको, यही है रीनल कॉर्टेक्स। बिल्कुल बाहर का ये जो लेयर है यही है रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद ये जो आपको पिरामिड के जैसा ये शेप बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना अच्छे से? पिरामिड के जैसा ये शेप बना हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चीज क्या है, यही है रीनल मेडुला। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है रीनल पेल्विस, ये क्या है भाई साहब, जिस रास्ते से होकर के सारा ब्लड यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहीं पर जो है यूरिन इकट्ठा होता है, इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। तो फिर से रिकॉल करो, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। बताओ समझ में आ रहा है? हैं, मैसेज वगैरह करते रहा करो फटाक से। चलो ठीक है, आओ आगे देखते हैं आगे क्या चीज है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिस्पांस मिलता है तो फिर सही लगता है। ठीक है, चलो आओ, आज एनर्जी लग रही होगी, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, द किडनी आर लोकेटेड जस्ट अंडर द रिब केज इन द बैकबोन ऑन ईच, ये चीज बीच में आ जा रहा है मेरे पास। ठीक है, आप लोग का चैट सिस्टम भी बगल में रख देता हूँ बस। हाँ, तो द किडनी आर लोकेटेड अंडर जस्ट अंडर द रिब केज ऑफ द बैक, वन
ऑन ईच साइड। कह रहे हैं कि जो हमारा बैकबोन है, आप समझते होंगे बैकबोन, थोड़ा रिब केज है, जो हमारा ये आगे का सीना है ना, इसकी कुछ संरचना इस प्रकार से होती है, हड्डियां आगे की, तो ये हड्डियां ऐसे घूम करके पीछे में जहां मिलती है ना, यहीं पर जो है दो दो पाए जाते हैं, क्या, किडनी। जी हाँ, दो किडनी पाए जाते हैं। फिर कह रहे हैं इनमें क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूसली ब्लड का फ्लो होता रहता है, इसमें ब्लड कॉन्टिन्यूसली आता है जाता है, आता है जाता है। यहाँ लिखा है ना, ब्लड कॉन्स्टेंटली पासिस थ्रू आवर किडनीज, ठीक है, दोनों ही किडनी से ये काम होता रहता है। फिर कह रहे हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ए नेफ्रॉन। तेज क्यों चल रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर जो है समय कम पड़ जाता है और कहीं नेटवर्क दिक्कत हो जाती है खुद चलने के बाद। समझ में आ रहा है ना, अगर मैं तेज चल रहा हूँ या जिस भी तरीके से समझ में आ रहा है ना, बस अगर ये चीज है तो काफी है, और क्या करना है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी को बनाने के लिए उसका फंक्शनल यूनिट है। सर नहीं समझ में आया फंक्शनल यूनिट, हिंदी देख लो, कार्यात्मक इकाई। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, इंग्लिश तो, हिंदी से बेहतर तो इंग्लिश थी। तो ठीक है, आओ मैं समझाता हूँ। कह रहे हैं किसी भी बॉडी को बनने के लिए उसका सबसे स्मॉलेस्ट, घर को खड़ा करने के लिए उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जी सर ईटा है। ईंटे को रख रख के हम लोग घर बना लेते हैं। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार से किसी बॉडी को, कौन सी बॉडी, लिविंग थिंग्स को बनाने के, लिविंग ऑर्गेनिम्स को बनाने के लिए क्या होते हैं, उनकी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिस यूनिट को जोड़ जोड़ के हमारे जैसा विशाल का शरीर बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटम। ऐसा ही किडनी को बनाने के लिए जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है नेफ्रॉन। बताओ समझ में आया। एग्जाम्पल जो है ना वो रिलेट करता हूँ जिससे अच्छे से चीजें आसान लैंग्वेज में समझ में आए। जब समझ में आता है ना, थम्स अप कर दिया करो। द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड containing waste substances in the kidney। सर ये चीज क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक शब्द है जो आपको समझना है, आर्टरी, और दूसरा आपको है डर्टी ब्लड। यहाँ पर सर डर्टी ब्लड कहने का मतलब हमारे शरीर में गंदा खून दौड़ता है क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यहाँ पर चल रही है कि हम हमारा जो किडनी है ना, ये क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सर प्यूरिफाई शब्द कहो या फिर आप कह दो कि ब्लड से यूरिन को अलग करता है, यही मेन काम है किसका, हमारी किडनी का। तो जो हमारे हार्ट से ब्लड आता है, और फिर किडनी है क्या, वैसे वास्तव में एक ऑर्गेन्स है। कौन सा ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है। तो हमारे हार्ट के थ्रू जो ब्लड आता है, ये ब्लड क्या करते हैं, आर्टरी के थ्रू, है ना, जो आर्टरीज होती हैं यानी छोटी पतली पतली पाइपें होती हैं, उन आर्टरीज में क्या होते हैं, ब्लड ऑक्सीजन, यानी ब्लड में ही ऑक्सीजन मिला होता है। वो ब्लड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं अभी आगे समझाने वाला था, लेकिन यहाँ पर समझो। अच्छा ठीक है, अभी मैं उसको आगे समझाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको बस इतना कह के निकल रहा हूँ कि ब्लड में अगर ब्लड के अलावा भी कोई और चीज मिले होंगे तो उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डर्टी ब्लड। बस सिंपल लैंग्वेज में अभी आगे फिर मिलेगा, जिसे ही ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आर्टरी और वेन्स। ठीक है, वेन्स, आर्टरी और वेन्स, इनमें क्या डिफरेंस है। सर बहुत लोग का माथा पच्ची हो जाता है, नहीं समझ में आता है, बट आज हम लोग समझते हैं इन चीजों को काफी अच्छे से। ठीक है, चलो आओ, इतनी बातें हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस, यूरिया, अदर वेस्टेज सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलो लिक्विड कॉल्ड यूरिन। कह रहे हैं कि जो किडनी है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है सर, ब्लड में कोई पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, तो इस यूरिया को, वाटर को, सॉल्ट को, है ना, और इन सारी चीजों को ब्लड से अलग करना, है ना, ही क्या कहलाता है, इसका फंक्शन कहलाता है। कह रहे हैं फंक्शन ऑफ द किडनी टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंसेस, यूरिया, अदर वेस्ट सब्सटेंसेस, है ना, अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में जो ज्यादा अधिक मात्रा में जो वाटर है ना, उस वाटर को भी अलग करता है किडनी, उस ब्लड में जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को भी, और सबसे मेन फंक्शन जो है इसका, ब्लड से यूरिया को अलग करना है। यही सबसे मेन फंक्शन है किसका भाई साहब, किडनी का। बोलो, आवाज वगैरह प्रॉपर तरीके से जा रही है? कुछ स्पीड वगैरह तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मैं खींच दिया मुझे लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, समझ में आता होगा, है ना। अच्छा, तो कह रहे हैं एक येलो कलर का लिक्विड जो है किडनी
क्या करता है, ब्लड ब्लड से सेपरेट करके निकालता है। गुड इवनिंग मैंक। ब्लड से सेपरेट करके येलो कलर का लिक्विड निकालता है, जिस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, यूरिन। असल में निकालता नहीं, असल में उसको सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। वो जो हार्ट से ब्लड आता है ना, उस ब्लड में ये लिक्विड मिला होता है ऑलरेडी, यानी जो ब्लड है उस ब्लड में यूरिन मिला होता है जो हार्ट से पास होकर के आता है, देन ये किडनी में जाता है। किडनी उस यूरिन को भी यहाँ से अलग कर देती है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं जो हार्ट से ब्लड आता है वो ब्लड क्या होता है, ऑक्सी क्या होता है, बताओ रिया सिंह। रिया सिंह, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। और इसके बाद जो हमारे इसमें से आता है, किडनी से पास होकर के ब्लड जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो बता ही दो। चलो ठीक है, आगे तुम बताओ, मैं आगे पढ़ाता हूँ। द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनीज बाय द रीनल वेन्स और किडनी वेन। तो ये देखिए यही चीज है, कह रहे हैं वह क्लीन ब्लड, क्लीन ब्लड यानी कि जो किडनी से पास हो चुका है ना, अब उसे आगे पास करना है, आगे पास कर देना है। तो वो आगे किडनी से, किडनी तक तो आर्टरी के थ्रू आया, किडनी से आगे भाई साहब किडनी वेन से या फिर रेनल वेन से वो आगे जाएगा। जी बिल्कुल सही है रिया सिंह, आपका आंसर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत सही है ना। जो ब्लड किडनी से पास होकर के आगे निकलता है, किसके थ्रू, रीनल वेन्स के थ्रू या फिर किडनी वेन के थ्रू, उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, यानी हीमोग्लोबिन हो। और डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन निकल चुका हो। दैट क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो ऐसे, रिया से तुम्हारा रिस्पॉन्स सही रहता है और पढ़ती रहा करो। ठीक है, चलो आप आगे देखते हैं। भाई साहब फ्लो न टूटे, अच्छे से चलता रहे सब कुछ, नेटवर्क वेटवर्क है ना। आज मैं इसीलिए जो है मुझे मैंने नेट का यूज नहीं किया कि बच्चों को पढ़ाना है, नहीं तो नेट अब तक खत्म हो चुका होता। ओहो, ये क्या हो गया। क्या हो रहा है भाई। अच्छा ठीक है, चलो आप दो, थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा है, मिट जाओ मिट जाओ, क्यों जिद्दी किए हो, मिट ही नहीं रहा है ये। कोई बात नहीं, मिटा देंगे इसको। हैं, अच्छा आ जाओ देखते हैं। नेफ्रॉन, जी हाँ बिल्कुल सही। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने मेन टॉपिक, जो किया जिससे किडनी ही पूरा का पूरा बना हुआ है। मैंने भी कुछ देर पहले बताया आप लोगों को ना कि किडनी को बनाने के लिए वो इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। तो आइए बात करते हैं कि एक जो 1 मिलियन नेफ्रॉन है ना, मतलब एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है ना। किडनी, ईच किडनी हैज अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मतलब समझना, पतली पतली पाइप है सर, आप कंफ्यूज कर दे रहे हो। आप आर्टरी को भी पाइप कह रहे हो, आप वेन्स को भी पाइप कह रहे हो, आप नेफ्रॉन को भी पाइप कह रहे हो। जी हाँ, ये सारे के सारे पाइपें हैं, लेकिन इनका कुछ फंक्शनल सिस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, उन सारे फंक्शन सिस्टम को मैं एक बार लास्ट में वापस से समअप करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, परेशान ना हो। चलो आओ, तो समझो ये पतली पतली पाइपें हैं जिससे मिल करके क्या होता है, पूरा का पूरा ये हमारा किडनी बना होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। भाई साहब ये कितना होता है, तो मैं कहूँ कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 1 मिलियन। 1 मिलियन समझना है इसको, थोड़ा सा फारसी लैंग्वेज लिखता हूँ यहाँ पर। 1 मिलियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 lakhs। इंटरनेशनल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैथ में नहीं पढ़ रखा हो तो पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा अब मुझसे ही मत बोला सर पढ़ा दीजिए आप ही, है ना। देखो मैं मैथ भी पढ़ाने का बहुत सही भी मालूम है, 10 लाख, वेरी गुड। मैथ भी पढ़ाने को तो मैं यहाँ पे बहुत, मेरी मतलब मैं भी चाहता हूँ मैथ पढ़ा दूँ, लेकिन पता है दिक्कत क्या आती है, यही लिखने वाला सिस्टम नहीं समझ में आता है ना। वो उसमें मतलब उतना मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, वरना मैं इसी से लिख लिख के काम चला देता। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कम लिखना पड़ता है। देखो इतनी देर से भैंस रहा हूँ, लेकिन जो है बहुत कम लिखना पड़ा मुझे। अच्छा, कह रहे हैं दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द किडनी। मैंने पहले ही बता दिया, थ्रेड लाइक दैट मीन्स पाइप लाइक, है ना। यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर कह रहे हैं आगे, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग लगी है या नहीं। बिल्कुल सही लगी हुई है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू हेल्प इन द
फिल्टरिंग लिक्विड सब्सटेंस इन द किडनी। बहुत सही भाई, किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। किसको फिल्टर करना? लिक्विड सब्सटेंस। है कौन लिक्विड? अरे वास्तव में है कौन लिक्विड? है तो ब्लड ही। तो ब्लड से लिक्विड सब्सटेंसेस को अलग करना। भाई साहब कैसे लिक्विड सब्सटेंसेस? जो हमारे ब्लड में नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? यूरिन नहीं चाहिए। तो यूरिन को अलग करना ही मेन काम किसका है तो किडनी का, लेकिन ये करता कौन है? नेफ्रॉन करता है। मजा आ रहा है आज की क्लास में? बोलो हैं? मजा आ रहा है तो बता दिया करो एक बार कि सर हाँ मजा आ रहा है। ऐसे ही चलते रहा करिए, रुका मत करिए। अच्छा ये मैं कहा ना मिटा देंगे, देखो मिटा दिया। अच्छा फिर कह रहे हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मेन पार्ट्स क्या है? ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है चलो, नेफ्रॉन का मेन पार्ट्स क्या है भाई साहब? एक मिनट। बोमेन्स कैप्सूल। सर ये क्या कोई दवा है खाने की क्या? नहीं नहीं दवा नहीं है, मैं आपको दिखाया था मैंने उस दिन। द नेफ्रॉन हैज ए कप से बैग एट इट्स अपर। पहले दिखाई दूं, क्यूरेसी एक जनरेट हो जाती है बच्चों में। ये देखो यही चीज है आपका नेफ्रॉन। ये क्या है आपका? नेफ्रॉन। पूरा ये सिस्टम जो है ना, ये सफेद सफेद वाला, इसको बोल दो नेफ्रॉन। इसको हम लोग ट्यूबल्स कहते हैं, ट्यूबल्स, लेकिन फिलहाल में समझो अभी नेफ्रॉन है। और कह रहे हैं कि ये जो इसका ये वाला है ना, ये कटोरा बना हुआ है ऐसे। देखो आपको दिखाऊं यहाँ पर अलग से, ये देखो ये ऐसे बना हुआ है ना एकदम। मान लो कि किसी के गले पे लगा के अगर मार दिया जाए तो भाई साहब गला कट के अलग हो जाए। ये है नेफ्रॉन। खतरनाक बन गया है। चलो एक बीच से और निकाल दूं, फिर तो तीर बन जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, ये है नेफ्रॉन। अरे नेफ्रॉन कह रहा हूँ, ये है बोमेन्स कैप्सूल। इसमें होता क्या है? तो वही चीज को पढ़ा रहा था। आओ चलो, ये चित्र पहले देख लिया नेफ्रॉन्स का। अरे ये बार बार नेफ्रॉन नेफ्रॉन याद आता है। बोमेन कैप्सूल होता क्या है इसमें? तो आइए पीछे चलते हैं। देखिए जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है उसको जरूर देखना, क्योंकि उसको देखने के बाद ये लेक्चर बिल्कुल उस चीजों को दिमाग में बैठा देगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने यही वाला लेक्चर जो एक और था उसे मैंने अपडेट मतलब यहाँ पर अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पे। ये वाला करूंगा। ठीक है चलो, कह रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल द नेफ्रॉन हैज ए कप से बैग। मैं देख लिया ऐसे कप से बैग था, है ना। फिर कह रहे हैं कि इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन, वो पूरी जो पाइप थी ना, उस पाइप के बिल्कुल अपर एंड, मतलब बिल्कुल शुरुआती एंड पे क्या था? यही भाई साहब बोमेन कैप्सूल बने हुए ऐसे पकाक से ऐसे लगे हुए थे। फिर कह रहे हैं द लोअर एंड ऑफ द बोमेन कैप्सूल ट्यूब शेप्ड कॉल्ड ट्यूबल्स। फिर कह रहे हैं इसके बाद का ये जितना भी पाइप वगैरह है ना, इस पाइप को हम लोग नेफ्रॉन ना कह करके इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुल बोलते हैं। ठीक है। एंड दिस टुगेदर फ्रॉम नेफ्रॉन वन एंड ऑफ ए ट्यूब इज कनेक्टेड टू द बोमेन्स कैप्सूल। अरे भाई साहब पढ़ते जा रहे हो, आगे तो बताओ सर ये है क्या चीज है? अच्छा रुको, कह रहे हैं द एंड दिस टुगेदर फॉर्म नेफ्रॉन। और ये क्या मिलते हैं आपस में पूरा जो, मतलब ये बोमेन कैप्सूल और वो ट्यूबुल पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, यही चीज यहाँ पर लिखे हैं एंड दिस टुगेदर फॉर्म नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। वन एंड ऑफ अ ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए बोमेन्स कैप्सूल एंड अदर इज कनेक्टेड टू ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। भाई साहब अब आओ, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कह रहे हैं ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो आपको लास्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ओ गायब हो जाता है। हाँ ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये चीज क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कनेक्ट करता है सर? ये यूरिन को कलेक्ट करता है। तो ये चीज पूरा है क्या? ये चीज जो चल रहा है ये चीज पूरा है क्या? ये पूरा, और ये बोमेन कैप्सूल, ये पूरा मिला करके नेफ्रॉन है। ये पूरा, हाँ डक्ट भी पूरा इसमें मिला करके ये नेफ्रॉन है। फिर कह रहे हैं इसके स्टार्टिंग वाले जगह पर तो जो शेप बना हुआ है, इस शेप को हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसे हिंदी में बोलते हैं बोमेन संपुट। सर हिंदी मत बोलो, हिंदी बोलते हो तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये चीज क्या है, और इसको अगर हम लोग अलग से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्यूबुल। ठीक है, ट्यूबुल बोलते हैं, ट्यूबुल नहीं ट्यूबुल। फिर कह रहे हैं इसके बाद इस यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये है बोमेन कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर जाकर के यूरिन कलेक्ट हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज कहा गया है पीछे वाली स्लाइड्स पे कि स्टार्टिंग पे तो बोमेन कैप्सूल है, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है, बीच में क्या है? ट्यूबुल है। तो जहां से मटेरियल आता है यूरिन, और इस कलेक्टिंग डक्ट में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। बताओ समझ में आ रहा है? आज तो काफी अच्छा हाँ ये चीज, वीडियो ओपन, दूसरी बात कॉपी पेन लेकर के साथ में मेन चीज नोट डाउन करना ही करना है।
ठीक है, इतना काम तो आपने करना है अगर अच्छे से पढ़ना है। और भाई ये सब सच बता रहा हूँ, बुक में भी आपको अगर मिलेगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश साथ में नहीं मिलेगी, है ना। चलो ठीक है, आओ आगे। मैं हाँ ये तो नहीं कहता कि हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा देगा, पढ़ाने को तो पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज आपको अभी दिखाई जा रही है यहाँ पर, मेरी ये कोशिश रहती है हिंदी इंग्लिश साथ में, बाई लैंग्वेज इसको बोलते हैं। बाई लैंग्वेज चीजों को लाना, समझना, समझाना दिक्कत वाली बात होती है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने बोमेन कैप्सूल को समझ लिया, ठीक है। अच्छा सर इसका काम क्या है, काम भी समझा दूं। देखो दरअसल मैंने बताया था उस दिन उस वाले लेक्चर में कि यहाँ पर जो है ना, जैसे आपको ये दिख रहा है एक आल्ट्रेज, रुको मैं यहाँ पर पेन उठाता हूँ, यहाँ पर लिख रहा है ना आल्ट्राइड, तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। यहाँ पर क्या होता है, ये ना इसी बोमेन कैप्सूल में जाता है, इसके अंदर ये जाएगा, पाइप है, ढेर सारी पाइप, ठीक है। ये जो अगला आपका लिखा है ना ग्लोमेरुलस, ये एक क्या है, बंडल ऑफ पाइप्स है, ठीक है। किसकी पाइप, आर्टरीज पाइप है। ये आर्टरीज पाइप इसके अंदर आती हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, और इसके बाद उसी में इसको निचोड़ दिया जाता है। जी सर, हाँ जैसे आप नींबू को निचोड़ते हो ना, कस के हाथ में पकड़ के दम लगा देते हो बिल्कुल से, भाई साहब आज तेरा खीमा बना देना है, ऐसे ही सेम इसके अंदर भी सिस्टम होता है, शरीर के अंदर का सिस्टम इतना जबरदस्त सिस्टम है, ये उसको अंदर में निचोड़ता है। और साथ में देखो निचोड़ने का मतलब ये ऑटोमेटिक ये काम होता है, ये बोमेन कैप्सूल नहीं निचोड़ता है, बोमेन कैप्सूल तो बस चीजों को इकट्ठा करेगा, लेकिन ये जो ग्लोमेरुलस है ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से बनता है। दरअसल होता क्या है, एक मोटी सी पाइप ऐसे आती है और वो पाइप आगे चल करके पतली हो जाती है, यानी जो जिसके कारण इसमें क्या बनता है, एक प्रेशर बनता है, और इस प्रेशर के कारण इस बोमेन कैप्सूल के अंदर में ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है। फिर से समझो, है ना, एक मोटी सी पाइप है, मोटी सी पाइप आकर के आगे पतली हो जा रही है, ठीक है। और वो पतली होने के कारण जहां पर उसका डायमीटर कम हो जाएगा, वहां पर अगर हम पानी को पास करेंगे, अरे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, घर में वो होता है पेन, पेन को खोलो, पेन के पीछे पाइप लगा दो, उसके बाद प्रेशर चालू करो, देखो क्या होता है, जो पेन का जहां से नोक निकली होती है ना, वहां से बहुत तेजी से पानी निकलेगा, है ना। ऐसा ही सेम सिस्टम होता है कि यहाँ पर जब बोमेन कैप्सूल के अंदर ये सारी पाइपें जाती हैं, कौन सी पाइपें, आर्टरीज पाइपें जाती हैं, ये पाइप जाने के बाद अंदर में एक हाई प्रेशर जनरेट करती हैं, हाई प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये हाई प्रेशर जनरेट करती हैं, ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक पाइप में तो पूरा पूरा ब्लड निकल जाता है, और एक पाइप में ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के अंदर में क्या इकट्ठा हो जाता है, आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर में आपका इकट्ठा हो जाता है यूरिन। उसके बाद यहाँ यूरिन को ट्यूबवेल से पास कर दिया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा कर लिया जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। देखो मेरा ये फ्रेश ठंडा हो गया, फ्रेश का मतलब है एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। इसलिए आज मैं इतना चार हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है, मतलब मजा लेते हैं, सर पिछली बार भी तो पी रहे थे, तब नहीं चार्ज थे। चलो ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। हाँ तो इसके बाद यही आ गया, ग्लोमेरुलस क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, इट इज ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सर ये कैपिलरीज क्या है, पाइप, सर हर चीज को आप पाइप बोल देते हो, गजब बात है। हाँ वही है, ठीक है, इट इज ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर में ढेर सारी पाइप आ रही हैं, जिसको ही हम कैपिलरीज बोलते हैं। बंडल्स ऑफ कैपिलरीज मतलब ढेर सारी पाइप ऐसे से आती हैं, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हैं। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द renal artery, which brings the dirty blood containing the urea waste into it, and the other end is joined with a renal vein to putting urea clean blood into it. The function of glomerulus is filter the blood passing through it. देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ ग्लोमेरुलस है क्या, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी इसका काम है, क्या काम है, इस अंदर से जो ब्लड जा रहा है ना, उस ब्लड से यूरिन को अलग कर लेना है, ये इसका काम है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में, जो मैं कह रहा था आज का मेन जो हमारा मोटिव है चीजों को समझने का ना, वो यहाँ से चालू होता है, जिसको अभी मैं कुछ देर पहले बताते बताते रह गया था। तो आओ यहाँ पर देखते हैं, फिर से वही चीज चालू है कि सर क्या डर्टी ब्लड माने गंदा खून है, तुम गंदे खून हो, ऐसा कहना उचित है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं कहते। तो यहाँ पर देखें क्या है, कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस, पढ़ लेना स्पेलिंग को अच्छे से, ग्लोमेरुलस, ठीक है, मेरुलस, ठीक है। तो कह रहे हैं ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी
विच ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड। रीनल आर्टरी कहाँ से निकलती है? हार्ट से निकलती है, ठीक है। यानी हार्ट जिस भी ऑर्गन्स को ब्लड देता है ना, वो किसके थ्रू देता है? एक आर्टरीज के थ्रू देता है। इतनी बातें धीमे धीमे मेन मेन पॉइंट लिखते जाओ। हार्ट डैश रीनल आर्टरी प्रोवाइड ब्लड। कुछ भी ऐसा बकायदे अपनी भाषा में चाचू जो तुम लिख सकते हो, चीचा चाचू जो लिख सकते हो उसको लिख लो, ठीक है। चलो आओ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्लड था ना, इस ब्लड को हार्ट के थ्रू पास किया गया। और डर्टी ब्लड का मतलब क्या है सर? डर्टी ब्लड का मतलब क्या सर? हार्ट जो होता है वो गंदा ब्लड पास करता है क्या? देखिए, गंदा यानी शुद्ध, प्योर और इम्प्योर ब्लड, ये हम लोग कंपेयर करते हैं हार्ट से, ठीक है, हार्ट से। अभी मैं इस बात पे आऊंगा दोबारा से। फिलहाल के लिए आप ये समझो, जो डर्टी ब्लड है ना, एक ऐसा ब्लड जिसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सर एक बार फिर से रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ डर्टी ब्लड का मतलब एक ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन कंटेन करता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, या फिर कह दीजिए जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ऐसे ब्लड को हम डर्टी ब्लड कहते हैं। कुछ नहीं याद होता तो सिंपल से इतना याद करो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उस ब्लड को हम डर्टी ब्लड कहते हैं। इतना तो याद हो ही जाएगा ना। मूर्ख हो मानता हूं, लेकिन इतने मूर्ख तो नहीं हो, ये भूल जाओगे। चलो ठीक। तो यहाँ पर आई बात डर्टी ब्लड, लेकिन हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो किडनी के केस में जो हमारा हार्ट से ब्लड आ रहा है ना, उस ब्लड में ऑक्सीजन तो है ही, साथ में ऑक्सीजन के अलावा उसमें जो है यूरिन भी है। हाँ, उसमें जो है यूरिन भी है। तो जो ब्लड हार्ट ने पास किया, वो हार्ट के लिए ये ब्लड क्या कहलाया? प्यूरिफाई ब्लड कहलाया। लेकिन यही ब्लड किडनी के लिए, क्योंकि हार्ट से निकल के उस आर्टरी से निकल करके ये उस आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर करेगा। ध्यान से समझना इस बात को। उस आर्टरी से निकल करके ये किडनी में एंटर करेगा, और किडनी में ये क्या एंटर करेगा? यूरिन के साथ एंटर करेगा। और किडनी क्या चाहता है? यूरिन नहीं चाहता है, इसलिए किडनी उस आर्टरी के थ्रू आए हुए ब्लड को कहेगी भाई साहब तुम इम्प्योर ब्लड हो। हार्ट कहेगा नहीं, मैंने प्योर ब्लड दिया है, कैसे तुम कह रही हो कि ये इम्प्योर ब्लड है? वो कहेगी नहीं नहीं, ये तो इम्प्योर ब्लड है। तो कहेंगे भाई साहब ऐसा क्यों? कह देंगे कि तुमने क्या 10 मिनट टाइम बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई बात नहीं, कर रहा हूँ। तो बंद होगा दोबारा से आया जाएगा, टेंशन मत लो। कह रहे हैं कि उसने कहा कि नहीं ये इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि तुमने मुझे ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और इसके साथ साथ आपने मुझे यूरिन दे दिया है। और ब्लड हार्ट कहता है नहीं नहीं, मैं तो हमेशा यही पास करता हूँ, यही मैं लोगों को देता हूँ, ये मेरे लिए प्योर है। कहने का मतलब हार्ट के रिस्पेक्ट में अगर उस ब्लड की बात करिए जो ब्लड को आर्टरी के थ्रू पास किया जाता है, वो प्योर ब्लड होता है। लेकिन अगर आप किडनी के रिस्पेक्ट में इस ब्लड की बात करोगे जिस ब्लड में ऑक्सीजन और यूरिन होता है, वो क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। बताओ, टॉपिक समझ में आया ये? और हाँ, आगे आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड किडनी में गया, किडनी के थ्रू ये ब्लड अब आगे पास किया जाएगा। जाहिर सी बात है, वो तो रखेगा नहीं अपने पास, उसको वो आगे पास करेगा। और जब भी वो आगे पास करेगा ना, तो वो आर्टरीज के थ्रू नहीं, वो वेनस के थ्रू पास करेगा, ठीक है। या फिर कह दो रीनल वेन के थ्रू वो आगे पास करेगा। यानी कि आर्टरीज में आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है। और कह रहे हैं रीनल वेन के थ्रू पास होने वाला ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। बताओ। हाँ हाँ, मजा आ गया आज है। चलो ठीक है, यही सारी कहानी यहाँ पर इन्होंने बात की, देख लो पूरा वही सब लिखा है, कहानी है, समझा दिया। लास्ट में लिख दे रहे हैं फिर से वही एक बात, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। यानी उस पाइप से जो ब्लड पास होता है, वहां से क्या करता है? ये ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, यानी फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब वहां से वो क्या निकालता है? ग्लोमेरुलस का ही काम है उस पाइप से, यानी आर्टरी से पास होने वाली पाइप से क्या करना? यूरिन को निकाल लेना। ये काम किसका है? ग्लोमेरुलस का है ना। चलो आओ आगे देखते हैं। फिर क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन। अच्छा इसमें नीचे नीचे हाँ ये था, रुको रुको नीचे वो स्पीड में ना
चीजें छूट जाती। अगर चलते चलते एकाएक से वीडियो बंद हो जाता है तो भी मैं दोबारा से आऊंगा, 4-5 मिनट लगेगा, 7 मिनट बचा हुआ, कोशिश है कि 7 मिनट में टॉपिक निपटा लिया जाए, ठीक है। निपटाने के बाद भी अगर ये मतलब दोबारा से हम लोग आएंगे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। चलो कह रहे हैं ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस present in blood like glucose, amino acids, salt, urea and water etc passes through it and collect the filtrate in Bowman's capsule। कह रहे हैं कि भाई साहब जो आपने आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पास किया है ना, उस ब्लड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, वाटर, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीज को बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा कर लिया जाता है। इन सारी चीजों को बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा कर लिया जाता है। सर अभी तक तो आपने कहा कि बोमेन कैप्सूल में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को इकट्ठा कर लेते हैं, अब आप बता रहे हो इन सबको इकट्ठा कर लेंगे। अरे हाँ इकट्ठा कर लेंगे, आगे बैठा नहीं है टिब्बल्स, वो क्या करेगा, इनमें से चीजों को शक कर लेगा। सब पढ़ाया हूँ उस दिन वाली वीडियो में, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब भी आप नींबू को गाड़ोगे, नींबू को जैसे ही आप गाड़ोगे, नब्बे ये सोचो कि इसमें से मैं इसका एक भी जो है बाल, जो उसका मतलब कुछ शेप टाइप का होता है, अंदर में बीज जहां पर रहते हैं, वो जो जाली जाली सी संरचना होती है, कह दो कि मैं इसको ऐसे गाड़ूंगा कि इसमें से जाली वाली संरचना इसमें ना आ जाए। अगर आप ऐसे गाड़ते हो दैट मीन्स आप नींबू को सही से नहीं गाड़ रहे हो। नींबू अगर आप सही से गाड़ रहे हो तो ये जरूरी है कि वो जाली वाली संरचना उसे रस में जरूर जाएगी, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको रस की जरूरत है। तो आगे हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, छन्नी से छानकर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में तो हम छन्नी लेके जाएंगे नहीं, कैसे लो छन्नी से छान दो, है ना, ब्लड को, ऐसा नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम क्या करता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुल्स, वो आगे है। वो क्या करते हैं, जैसे ही इस बोमेन कैप्सूल से इसको आगे पास किया जाता है, तो इनमें से जो चीज जरूरी लगती हैं, उन जरूरी चीजों को वो ट्यूबुल्स आप अपने में सक कर लेते हैं। आ जाओ काम लायक चीज आ जाओ, बाकी सारी चीज भाग जाओ, है ना, कहाँ भाग जाओ, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भाग जाओ, हमें मत दिखाई दो। The large molecules like proteins and blood cells cannot pass through glomerulus capillaries and remains behind in the blood। कह रहे हैं ब्लड के अंदर से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, इन्हें पास नहीं किया जाता, ये ब्लड में ही चले जाते हैं। फिर कह रहे हैं द नेफ्रॉन ट्यूबल अलाउ टू द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस। फिर भाई देखो आ गया ना, दो चीजें काम लायक चीजें होती हैं, उनको ट्यूबल क्या करता है, आपस में मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर डायग्राम देखो, आपको दिखता होगा अच्छे से, ये रहा डायग्राम देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये ट्यूबल से ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसके अंदर ये चीज पूरा, ये चीज अगर आप समझो तो ये चीज है क्या, ये चीज आपका है क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है, मेडुला वाला सिस्टम जो बताया था, रीनल मेडुला, है ना। इसके अंदर देखो चीजें जाकर के इकट्ठा है, फिर यहाँ से ये क्या कर रही है, ऐसे ऐसे यहाँ से चीजों को सक कर ले रहा है। कौन सक कर रहा है, ये ट्यूबल सक कर ले रहा है। तो जो काम लायक चीजें हैं हम नहीं छोड़ेंगे, उन चीजों को चूस लेंगे, सक कर लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। ये काम कौन करता है, ट्यूबल्स। फिर कह रहे हैं फिर अच्छा इसमें क्या क्या चीज होते हैं भाई साहब, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, है ना। सर वाटर कहाँ से आ जाते हैं, ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो भी सेपरेट हो जाता है, तो वो यहाँ से वापस से ले लिया जाता है। इसे सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, वेस्टेज को बाहर निकालना। अब वेस्टेज माने क्या, जो हमारी बॉडी के लिए काम लायक ना हो, तो जो काम लायक है उसको ट्यूबल सक कर लेगा, है ना, ट्यूबल्स ले लेगा। फिर बट यूरिया रिमेन्स बिहाइंड द ट्यूबल्स एंड डज नॉट गेट एब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरीज। अरे भाई साहब यूरिया को ही तो पूरी कहानी में अलग करना था, मैं इतनी देर से यही तो चिल्ला रहा हूँ। अगर यूरिया को ही ये शक कर लेगा तब तो काम ही खत्म, पैंटासिस से। इसीलिए यहाँ लिख दे रहा है कि ये उन चीजों को तो शक कर लेता है, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको शक कर लेता है, लेकिन जो यहाँ पर आपको यूरिया होता है, ये यूरिया को शक नहीं करता, और इसे बाद में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा बस टॉपिक खत्म। 34 मिनट्स 34 सेकंड बच गए। वाह मजा आ गया, आज तो मुझे ही पढ़ा के बच्चों के साथ मजा आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे फटाफट मिल रहा था। इनके स्लाइड्स की आपके पास स्क्रीनशॉट होगी, है ना, पिछली स्लाइड्स में मैंने दिया था। ये आगे का जो सिस्टम है ना, यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी, इसको मैं आगे वाले क्लास में पढ़ाऊंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।